Class 10th students, today I will teach you the remaining part of the chapter 12 in SST, Preamble of the Constitution. In the preamble of the Constitution, the framers of the Constitution have incorporated the objectives of the Constitution, so also values and ideals. This is called the essence or spirit of the Constitutions. Preamble means जो introductory part है, हमारा Constitution है, उसके जो फर्स्ट पेज में एक चीज़ लिखी हुई है उसको प्रिएम्बल कहते हैं. प्रिएम्बल क्या है? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का लिखा हुआ एक ऐसा पोर्शन है जिसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की सुगंध और आत्मा झलकती है. In the very beginning of the preamble, it has been indicated that the constitution has been framed as per the wishes of the people. शुरू में ही preamble के स्टार्ट में ही लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे फ्रेमर्स ने लिखा है कि ये लोगों की इच्छा से बनाया गया एक कॉन्स्टिट्यूशन है. अल्टीमेट पावर वेस्ट इन द पीपल, और पीपल को एक ढेर सारा पावर देने के लिए बनाया गया है. आप आगे देखेंगे प्रिएम्बल के फर्स्ट वर्ड्स क्या है. ये है हमारा प्रिएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल. वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के नागरिक. In 42nd Amendment in 1976, India was declared a socialist secular state. Amendment means होता है आपका सुधार. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बार लिख गया और सालों से वो वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है. वह साल दर साल जब ज़रूरत हुई है उसकी मांग होती है और डिमांड होती है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस रूल को चेंज करना चाहिए. तो जब वो चेंज होता है सबकी सहमति से तो उसको अमेंडमेंट कहते हैं. जनरल पीपल की सहमति से नहीं, हमारे एमएलए और एमपीस की सहमति से होता है ये चेंज, और उसको अमेंडमेंट कहते हैं. To protect the unity and integrity of the country is the duty of every citizen and not only of the state. यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी हमारे हर एक नागरिक की है, एक राज्य की नहीं या किसी स्टेट की या केवल उनकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की नहीं है, ये हम हर एक नागरिक की है. स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन एंड लार्जेस्ट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह सबसे बड़ा है और रिटन है. रिटन इसलिए कहा गया है कि हमारे ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है. बहुत से कंट्रीज में रिटन नहीं है, लेकिन हमारा रिटन भी है और सबसे बड़ा भी है. इट इज रिजिड सो ऑल्सो फ्लेक्सिबल. रिजिड मीन्स वो किसी किसी जगह पर चेंज नहीं होता. जैसे अमेंडमेंट की बात मैंने की, तो अमेंडमेंट हर जगह नहीं होता है. कुछ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कभी चेंज नहीं होते, एडेड होते हैं लेकिन चेंज नहीं होते. वहाँ पर वो रिजिड है, और बहुत से कानून जो चेंज होते हैं वहाँ पर वो फ्लेक्सिबल है. सोवर्जिन स्टेट, सोवर्जिन वर्ड को समझिए. द कंट्री विल डिसाइड इट ओन फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसीज. इट इज नॉट अंडर एनी फॉरेन रूल. सोवर्जिन मतलब होता है कि हमारी जो कंट्री है वह खुद में ही इतनी शक्तिशाली है कि वह अपने डिसीजंस खुद ले सकती है. हमारे ऊपर किसी भी फॉरेन कंट्रीज का दबाव नहीं है. सोशलिस्ट एंड सेकुलर. सोशलिस्ट मीन्स सबका भला देखने वाला, ना गरीबों के लिए उसमें कोई स्पेशल फीचर्स हैं कि वो केवल गरीबों का है या स्पेशल फीचर्स अमीरों का नहीं है. ऐसा कुछ ऐसे कानून नहीं कि वो केवल रिच पीपल के लिए हों, ऐसा नहीं है. जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा
वह सोशलिस्ट है और सेकुलर है। सेकुलर में सारे धर्म के लोगों के लिए भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, टू टाइप ऑफ, आपने शायद छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे कि टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी होती है, एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वह है पार्लियामेंट्री फॉर्म। The Indian Constitution has accepted parliamentary form of government. Under this system, the power of executive vests in the Council of Ministers and the President is the titular head. President क्या है? Titular head. सब के head कौन है? President. The Council of Ministers follow the principle of combined responsibility. Council of Ministers या हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स सब मिलकर हिस्सा लेते हैं, उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वैसा गवर्नमेंट होता है जिसमें स्टेट्स भी अपने कुछ ऐसे अधिकार हैं जो स्टेट के अपने हैं, हर एक स्टेट का अपना है। पुलिस हो गया, एजुकेशन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ये हमारे हर एक स्टेट का अपना है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर बात नहीं करती है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब स्टेट को आज़ादी है, वैसे गवर्नमेंट को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, जुडिशरी जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसमें जो जुडिशरी है वह इन सारे हमारे सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हमारे ऊपर, सबसे ऊपर क्या है? जुडिशरी, वह अलग होती है बिल्कुल। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, ये क्लियर हो रहे हैं कि राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स बराबरी का अधिकार, कि हम सभी बराबर हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स हमें बोलने का, हमें जॉब करने का, हमारे बहुत सी चीज़ों में हमें पूरी आज़ादी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर हमें कोई एक्सप्लॉयट कर रहा है बिना काम के, काम करा के भी पेमेंट नहीं दे रहा है, या किसी तरह का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, उस पर हम आवाज़ उठा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम किसी भी धर्म या धर्म की पूजा या धर्म को मान सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हमें शिक्षा का अधिकार है और अपने कल्चर या अपनी भाषा, जो भी हमारी प्रांतीय भाषा है, उस पर भी बुक्स वगैरह प्रिंट करना और बहुत से उस पर पेपर देना, एजुकेशन में उस भाषा का यूज़ होना, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है उसका भी हम प्रॉपरली, वो जो अधिकार है उसको भी हम प्रॉपरली मना सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, अभी हमने राइट्स बोल दिया, आपको समझा दिया। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल। There is a provision for fundamental rights for the citizens. In case they are violated, a citizen has the right to approach the High Court or Supreme Court. यहाँ अगर आपका कोई भी राइट पर आपका कोई भी कोई दखलंदाजी करता है या आपको वो राइट्स नहीं देता है, तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी दीज फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, लेकिन ये राइट्स अगर इमरजेंसी लगी है कंट्री में तो वह राइट्स आपके सस्पेंडेड होते हैं। 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई। पहले ड्यूटीज नहीं थी, अब आपके 42nd अमेंडमेंट सुधार 42वें सुधार में और 1976 में ये फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किया गया। First, to abide the constitutions and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. Clear? To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedoms.
to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. ये सारे जितने भी आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वह ये है कि हमें अपने नेशनल फ्लैग एंथम की इज्जत करनी चाहिए, हमें अपने स्ट्रगल नेशनल स्ट्रगल जो हमारे आज़ादी के जो दीवाने थे उनके रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को पकड़ के रखना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसको या क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब हमारे देश को हमारी ज़रूरत हो तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। टू प्रमोट हार्मनी, द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional and sectional diversity, ये सबसे दूर रहना चाहिए। भाषाई विरोध, धार्मिक विरोध, इन सबको हटाकर हमें ब्रदरहुड या भाईचारे की भावना को ही आगे बढ़ाना चाहिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, हमारी जो सभ्यता है उसका ध्यान रखना चाहिए, कोई अगर उसको नुकसान पहुंचाए तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरली कि हमें इम्प्रूव भी करना चाहिए और प्रोटेक्ट भी करना चाहिए हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, ये सारे भावों को भी आगे बढ़ाना चाहिए इंसानियत को। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर वायलेंस, वो जो बसेस तोड़ते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स में बल्ब्स तोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटी के अगेंस्ट जो करता है उसको सज़ा होती है कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज को बचाना चाहिए। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन द स्फेयर्स एंड इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज। हु इज a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, हाँ, जो भी पेरेंट्स हैं वह बच्चे की पढ़ाई वगैरह पर 14 सालों तक केवल एजुकेशन पर ध्यान दें, उनसे काम ना करवाएं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, इन द 4th part of the Constitution, fundamental principles of governance have described. These are known as directive principles. These principles are guidelines for political, social and economic programs for modern democracy. Although these principles cannot be directed by any court to be enforced, but they are fundamental in the good governance of the country. ये भी आपके स्टेट्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जो कि कोई कोर्ट नहीं कहता, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से गवर्नमेंट चले, स्टेट का भी और सेंट्रल का भी, इसीलिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए कि आफ्टर 18 ईयर्स हम वोट देने का अधिकार हमें